व्यापार करने के लिए एक व्यापारी की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बात बहुत जरूरी होती है कि व्यापार का जो मार्ग है, यानी कि किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाना है तो ले जाना आसान हो, महंगा ना हो, समय कम लगता हो। इसी बात को ध्यान में हम रखें तो अगर हम देखें पूरी दुनिया की नजर से तो पनामा नहर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया में व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहरों में से एक है पनामा नहर। क्यों? क्योंकि इसने एक लंबे रास्ते को बहुत छोटा बना दिया, एक बहुत ज्यादा लगने वाले समय को बहुत छोटा बना दिया। इस वजह से जरूरी हो जाता है कि इस पनामा नहर पर हम अभी चर्चा करें, क्योंकि चर्चा करने के पीछे की जो वजह है वो ये है कि हाल में पनामा नहर को लेकर विवाद उठा है। विवाद इस तरह से उठा है कि अमेरिका में जो अभी हाल ही में चुनाव जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अब राष्ट्रपति बनने से बस कुछ ही दिन उनके बाकी रह गए हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान जारी करके कहा है कि पनामा नहर जो है इस वक्त वहां पर जो नियंत्रण है पनामा देश के लोगों का, उस नियंत्रण के तहत टैरिफ शुल्क बहुत ज्यादा लग रहा है। उस टैरिफ शुल्क के ज्यादा लगने से अमेरिका के जहाज को परेशानी हो रही है और उन्होंने इस वजह से कहा है कि अगर ऐसा सब कुछ चलता रहा तो वो वापस से पनामा पर यानी कि पनामा नहर पर नियंत्रण अपने पास ले लेंगे, यानी कि अमेरिका के पास ले लेंगे। तो क्या कुछ पनामा नहर का इतिहास है, कैसे इस इतिहास में अमेरिका की एंट्री होती है और कैसे आज तक यह विवाद पहुंचता है और आगे अब क्या हो सकता है, इन सब चीजों को एक एक करके हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐतिहासिक पनामा नहर पर क्यों हो रहा है विवाद। तो यहां पे देखिए खबर क्या है, हम सबसे पहले ये जानेंगे हमारे चर्चा के बिंदुओं में, फिर हम ये जानेंगे कि अभी ये चर्चा में है क्यों, उसके बाद पनामा नहर का इतिहास और निर्माण कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है, उसके साथ में हम यह देखेंगे कि पनामा नहर पर अमेरिका का नियंत्रण कब आया और कब तक रहा, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि नहर पर नियंत्रण का हस्तांतरण कब हुआ, किसके पास गया और किस तरह से गया, क्या कोई संधि हुई। उसके बाद हम यह जानेंगे कि पनामा नहर का महत्व कितना है, और उसके बाद हम यह भी जानेंगे इन सब बातों के बीच में कि पनामा नहर में एक जगह से जहाज, एक महासागर से दूसरे महासागर तक जहाज जो पहुंचते हैं बहुत ही कम समय में, तो वह किस तकनीकी से पहुंचते हैं। क्योंकि हम ये देखें तो दोनों महासागरों के बीच में जो पनामा देश है, उस पनामा देश में पनामा नहर बनी है, तो कैसे क्या व्यवस्था है, क्या कोई मानवीय हस्तक्षेप है कि नहीं है, उसको समझेंगे, क्योंकि हाँ इसमें मानवीय हस्तक्षेप है। उसके बाद हम देखेंगे हालिया विवाद क्या है और चीन क्यों इस विवाद में बीच में आ रहा है, यानी कि चीन की बात क्यों बार बार बीच में आ रही है, भारत और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आगे की राह को जानते हुए एक अभ्यास प्रश्न आपकी परीक्षा में तैयारी को और बेहतर करने के लिए। अब देखते हैं यहां पे खबर क्या है। ट्रंप ने सीधे सीधे यह बात कही है कि जो भी टैरिफ आप बढ़ा रहे हैं, उस टैरिफ को बढ़ाने की वजह से हमें लगता है कि हमारे जहाज के लोगों को, यानी कि हमारे देश के जहाज को परेशानी हो रही है, तो हम हो सकता है कि वापस ले लें। मतलब उन्होंने अपनी बात में कह दी कि हम वापस ले सकते हैं, इस बात की चेतावनी दे दी है। क्या न, जो पनामा नहर है उस पे नियंत्रण की बात को। और अब यहां पे जानना जरूरी हो जाता है कि हम पनामा को विस्तार से जानें। तो मुख्य बात देखिए यह है कि पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और एक जो लंबा सफर तय करना पड़ता था जो अमेरिका है उसको अपने एक शहर से पूर्व की तरफ से हम देखें तो उसको पश्चिम जाना है, तो पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका उसको घूम के जाना पड़ता था, लेकिन वो उसकी मुश्किल आसान हो गई है। अब उसको उतना लंबा सफर नहीं करना, तो अपने आप में यह कृत्रिम जलमार्ग है, क्योंकि इसमें हमने बीच में रास्ता तैयार किया है। फिर उसके बाद देखें डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही वो तो आप समझ ही गए हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, वापसी की बहस जो छिड़ गई है। तो अब आगे देख लेते हैं। उसके पहले एक जरूरी जानकारी की दृष्टि आईएएस के जितने भी ऑफलाइन सेंटर हैं, उन ऑफलाइन सेंटर में जीएसआईएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है। आप किसी भी सेंटर में जाकर तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। वो सेंटर कौन कौन से हैं, जैसे कि एक तो नोएडा सेंटर है। नोएडा सेंटर में हिंदी माध्यम में 16 जनवरी से आईएसजीएस फाउंडेशन का बैच शुरू हो रहा है, इसके लिए एडमिशन शुरू है। और इंग्लिश माध्यम के लिए भी शाम को 6 बजे से 9 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है। उसके अलावा हम प्रयागराज में देखें तो यहां पे 2 जनवरी 2025 से बैच शुरू है शाम को 6 बजे। जयपुर में देखें तो 16 जनवरी से शाम को 5:30 बजे से बैच शुरू है। तो आप जिस भी सेंटर में चाहें इनमें से जाके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, धार दे सकते हैं। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। पनामा नहर का इतिहास समझते हैं और निर्माण समझते हैं। तो निर्माण की बात अगर हम करें तो देखिए
समुद्री जहाज, पहले हम इसके लोकेशन को समझ जाएं कि एग्जैक्टली कहां पे है। जो हम बातें कर रहे हैं वो दुनिया के नक्शे पर दिखाई कहां से देती हैं। तो अब देखिए दुनिया के नक्शे पर, जैसा मैंने आपसे बताया कि ये नॉर्थ अमेरिका है महाद्वीप, नीचे दक्षिण अमेरिका है। अब मान लीजिए न्यूयॉर्क से किसी जहाज को जाना था सैन फ्रांसिस्को, तो जब तक पनामा नहर नहीं बनी थी तो उसे एक लंबा सफर तय करना पड़ता था, और यह लंबा सफर तय करने के लिए उसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन से साउथ अटलांटिक ओशन, ये पूरा इक्वेटर यहां से पार किया, आगे बढ़ा, फिर वापस साउथ पैसिफिक ओशन में आया, फिर ऊपर आके यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में पहुंचा। तो 13,100 नॉटिकल माइल्स की दूरी जो तय करनी पड़ती थी, इस पनामा नहर के बनने की वजह से न्यूयॉर्क से निकला और इस प्रकार से यहां पे आया, और फिर उसके बाद 5,200 नॉटिकल माइल्स, दूरी कम हो गई, समय कम हो गया, खर्च कम हो गया। तो व्यापार के लिए तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, ट्रेड के लिए तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उसके बाद हम देखें यहां पे कि यह आखिर पनामा नहर है कहां पे। तो आप देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के हमें बीच में दिखाई देती है। तो ये पनामा देश है, इस पनामा देश में पनामा नहर बनी हुई है, कुछ इस स्थान पर है, ठीक है। गटुन लेक भी है यहां पे। तो बीच में देखिए यहां पे कैरेबियन सी है, इसका मतलब ये जो क्षेत्र है अटलांटिक ओशन वाला है, और हम देखें तो नीचे पैसिफिक ओशन है एक तरफ, जैसे ये वाला पैसिफिक ओशन है और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। तो अब आप यहां पे देखें तो यहां पर बीच में कुछ जल मार्ग थे जो नहर के रूप में थे, लेकिन वो सीधे सीधे अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि सीधे जहाज निकल जाएगा, तो इसको बनाया गया, इसको विस्तार दिया गया। तो इसको विस्तार देने के लिए इस नहर को बनाने की शुरुआत फ्रांस के द्वारा की गई थी, लेकिन वह हो नहीं पाई। अमेरिका ने यह प्रयास किया, और अमेरिका ने यह प्रयास किया, और इसके प्रयास की वजह से पनामा देश में यह नहर तैयार हुई, और नाम इसका पनामा ही पड़ा। तो पनामा नहर जहां पे है, हम उसके आगे देख लें, पीछे देख लें, चाहे पूरब पश्चिम बोल दे, चाहे उत्तर दक्षिण बोल दे, किसी भी स्थिति में पूछे कि पनामा से नहर कितने देशों में है, तो एक ही देश में है, किसी अन्य देश में उसका विस्तार है नहीं। अब इसको देखिए, निर्माण के कारण में सबसे बड़ी बात क्या थी, समुद्री जहाजों को दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाने से हमने बचा लिया। फिर उसके बाद हमने देखा समय कितना लगा, 1904 से 1914 के बीच में लगा, अमेरिका ने इसका निर्माण कराया। और इसमें तकनीकी क्या लगी, इसको लॉक्स तकनीकी कहा गया है। कहीं कहीं पे लॉक्स तकनीकी से आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा लॉक एंड एलिवेट तकनीक। लॉक एंड एलिवेट तकनीक क्या है, इसको मैं आपको वही बताता हूं, वो आप समझ जाइए। इसमें देखिए होगा क्या, देखिए जलमार्ग है, बीच में हमने बताया पनामा जो देश आएगा वहां पे एक नहर है, लेकिन वह नहर जो है वह ऊंची है, 26 मीटर के आसपास ऊपर हमें जाना पड़ेगा। तो जहाज ऊपर कैसे जाएगा, तो उसके लिए एक तकनीकी का लाभ उठाया गया है। तो अटलांटिक ओशन से जहाज ऐसे गया, फिर लॉक एंड एलिवेट तकनीकी से उसे नहर के लिए, जो कि मीठे पानी फ्रेश वाटर की झील है गटुन झील, वहां पर ले जाने के लिए वो तकनीकी अपनाई गई, और उसके बाद फिर यह हो गया। तो कैसे हुआ इसको समझ लेते हैं, चलिए। तो अब देखिए इसको पास से देखिए, पनामा नहरों का जहाज का तकनीकी समझिए। पनामा नहर दो महासागरों को जब जोड़ेगी, जब समान ऊंचाई पे है नहीं, तो इसी वजह से हमने लॉक एंड एलिवेट तकनीक का इस्तेमाल किया है। तो इसमें हम देखिए कर क्या रहे हैं, ये देखिए ये जहाज आप देखिए किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, एक बार जरा ध्यान से देखिए। यहां से अटलांटिक ओशन से शुरू हुआ, आगे बढ़ रहा है, कुछ कंपार्टमेंट बने हुए हैं, और इन कंपार्टमेंट में हर कंपार्टमेंट के साथ में जहाज ऊपर जाता है, फिर ये गटुन झील में जाता है जो पनामा में है, और उसके माध्यम से इसको भी थोड़ा विस्तार दिया गया है निर्माण कार्य में, फिर उसके बाद आगे से फिर इसे उतारा जाता है इसी तरह से। तो कुछ कंपार्टमेंट की सहायता से ऊपर चढ़ाया गया, कुछ कंपार्टमेंट की सहायता से नीचे उठाया गया। तो इसमें किया क्या गया, एक कंपार्टमेंट में लेके गए, वहां दोनों तरफ से उसे लॉक कर दिया, पानी का लेवल बैठाया गया, पानी का लेवल जब बढ़ गया तो जहाज ऊपर आ गया, फिर उसको अगले वाले कंपार्टमेंट में ले जाया गया, फिर वहां पे पीछे से फिर लॉक लगा दिया गया, फिर पानी का लेवल बढ़ाया गया, फिर वह जहाज ऊपर आ गया, फिर वो अगले वाले कंपार्टमेंट में आ गया। तो ऐसा कई बार होता है, इस प्रकार से कई लॉक हैं, लगभग 12 लॉक हैं। तो जब आप ये देखते हैं ये पूरी प्रोसेस से धीरे धीरे एक एक करके बढ़ता है, फिर उसके बाद पूरी यात्रा यह करता है। तो लॉक करके क्या किया गया, पानी को ऊपर उठाया गया, 26 मीटर ऊपर उठाने के बाद एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूर पर लॉक्स में और आगे बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद फिर उसे नीचे उतार दिया गया। और यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ऊंचाई है उसमें भी अंतर है। अटलांटिक से नहर में प्रवेश करने वाले जहाज को प्रशांत महासागर की ओर जाते समय ऊंचाई हासिल करनी ही पड़ेगी, इसीलिए ये सारी व्यवस्था ये लॉक एंड एलिवेट तकनीकी की उठाई जा रही है। ये एक सबसे प्रमुख कारण है, ठीक है। अब आगे देखिए,
इसमें कुछ बातें और हैं, इसको जरा और विस्तार से देख लीजिए और बड़े से किस प्रकार से ये काम कर रहा है। जहाज एक एक कंपार्टमेंट जा रहा है, पीछे पानी का लेवल बढ़ाने के लिए पीछे से लॉक लगाया गया, पानी ऊपर उठा, फिर अगले वाले कंपार्टमेंट में फिर लॉक लगाया गया, फिर वो जहाज ऊपर उठा और आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद देखिए तो हमने देखा कि अटलांटिक ओशन से शुरू हुआ और इसी प्रकार से लगातार लॉक मिलते गए, उठाता जाता रहा इसको और आगे बढ़ाता जाता रहा। गटुन लेक में आया और गटुन लेक से फिर आगे गया, फिर इसको वापस से हमने देखा ये कहां पहुंच गया, पैसिफिक ओशियन में। तो कितना ऊपर तक उठाया गया, 26 मीटर तक समुद्र तल से उठाया गया। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो अमेरिका का पनामा पर नियंत्रण हम देखें तो 1903 में अमेरिका ने एक समझौते के तहत नहर बनाने और संचालित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। ये समझौता हुआ था, पनामा के साथ ही हुआ होगा। फिर पनामा की स्वतंत्रता के समर्थन से पनामा को, देखिए अमेरिका ने क्या किया, समर्थन दिया पनामा को कोलंबिया से आजाद कराने का। कोलंबिया है कहां पे, तो आप देखिए नक्शे पे, आपको शुरुआत में आपने देखा होगा तो यहां पे ये कोलंबिया आपको दिख रहा है, दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र में यहां पे है। फिर इसके तरफ आगे तरफ देखें तो यहाँ पे कोस्टा रिका, तो कोस्टा रिका और कोलंबिया के बीच में पनामा यह जो क्षेत्र है, एक समय था जब यह कोलंबिया का ही पार्ट था पनामा, लेकिन यहाँ पे अमेरिका के हस्तक्षेप से पनामा अपने आप में स्वतंत्र भी हुआ। फिर यहाँ पे देखिए 1903 के समझौते को पनामा के कई लोगों ने अनुचित माना, क्योंकि इसमें बिना उनकी सहमति के तय किया गया था कि पनामा नहर का जो नियंत्रण है वो अमेरिका को मिल जाएगा। तो ये चीजें आगे तक चलती रही, लंबे समय तक चली, लेकिन 1977 में जब टोरिजो कैटर संधि हुई तो पनामा को नहर सौंपने का, जो पनामा नहर है उसे सौंपने का निर्णय लिया गया कि हम दे देंगे पनामा देश को। लेकिन वो एक बार में नहीं हुआ, धीरे धीरे चीजें समझाई गई, बताई गई और धीरे धीरे देते देते 1999 में नहर का पूर्ण नियंत्रण पनामा को सौंप दिया गया। फिर उसके बाद अब देखते हैं तो अब क्या बात हो रही है। ट्रंप ने बात जो कही है वो यही कही है कि हम वापस से नियंत्रण ले सकते हैं, हम उस समझौता जो था, या हम कह सकते हैं जो संधि थी, उस संधि से अपने आप को बाहर कर सकते हैं। और इसके पीछे की वजह क्या बताई है, वजह बताई है टैरिफ जो पनामा ने बढ़ा दिया है। हालांकि चीन को भी इसके लिए कारण उन्होंने बताया है, वो क्यों बताया है वो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन पनामा नहर के महत्व को देखिए, इतना क्या महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से पनामा नहर पर नियंत्रण वापस पाना चाहता है अमेरिका। दुनिया के कुल व्यापार का 6%, लगभग 6%, कभी कभी ये ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन अभी स्थिति क्या हो गई, जो गटुन झील है वो प्राकृतिक है और वह सूख रही है। जब झील सूख रही तो दोनों तरफ तो महासागर है, लेकिन जो बीच में झील है और वह पार्ट ऊपर की तरफ है, जो हम लॉक वाला सिस्टम यूज करते हैं, लॉक एंड एलिवेट, तो वहां पे जो पानी आएगा वो नीचे वाला तो ऊपर आएगा नहीं, ऊपर जो झील का पानी है उसी को हम लॉक और एलिवेट के लिए यूज करते हैं, और वो कम हो रहा है तो चौड़ाई भी कम हो रही, तो बहुत सारे जहाज भी एक बार में ज्यादा नहीं जा पाएंगे, तो जहाजों की संख्या में कमी भी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी इसका महत्व इतना ज्यादा है कि जहाज अभी भी जाएं इस बात की कोशिश रहती है। तो ज्यादा टैरिफ भी लोग दे रहे हैं, लेकिन परेशानी तो हो रही है। अब अमेरिका के लिए रणनीतिक महत्व है, नहर जो है व्यापारिक जहाजों के लिए तो है ही, साथ में जो नौसेना है उसको भी एक तरफ से दूसरे छोर में जाने में समय कम लगेगा, तो ये भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हाल के वर्षों में जो जल स्तर घटा है तो उसकी वजह से पनामा की भी अर्थव्यवस्था में परेशानी है या कमी आ रही है, तो उसकी वजह से वो अपना टैरिफ भी बढ़ा रहा है। कुछ और कारण भी हैं विवाद के में, देखिए एक तो अनुचित शुल्क कह दिया है जिसमें चीन को भी जिम्मेदार ठहराया है। अब देखिए चीन क्यों, क्योंकि चीन जो है नहर के आसपास उसकी गतिविधि बढ़ा रहा है, अपनी गतिविधि क्यों बढ़ा रहा है चीन, क्योंकि पनामा ने जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें उसने साइन कर दिया था बहुत पहले, तो उसकी वजह से जहां जहां चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिस देश ने शामिल किया है वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है चीन, और जहां जहां भी चीन का BRI चल रहा है वहां पर अमेरिका भी कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से दखल देता ही रहता है, या कहीं ना कहीं कुछ बातें वहां पे के लिए वो कुछ कहता ही रहता है। तो ये दखल देने वाली भी कुछ ऐसी बात है। तो अब यहाँ पे देखिए चीन के प्रभाव को लेकर के भी अमेरिका ने दखल दिया है, और इसी वजह से अमेरिका और चीन के बीच वैश्विक शक्ति संघर्ष जो है वह समझ में आता है, वह दिखाई देता है, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह यही है कि चीन का वहां पे हस्तक्षेप और अमेरिका की वहां पे नाराजगी। फिर उसके बाद हम देखें आगे की राह में ये बात समझनी होगी कि पनामा नहर सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, रणनीति जो है किसी भी देश की उसमें रणनीतिक नियंत्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ही, इसलिए साथ में देखें तो अमेरिका और चीन के बीच जो बढ़ते तनाव हैं इससे एक मुद्दा बन गया है वैश्विक स्तर का मुद्दा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही देश नहीं है,
और भी देश हैं, उनकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं और वो भी इस मार्ग का इस्तेमाल करते ही हैं। अब यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है, क्योंकि भारत भी उसी से लाभ से जुड़ा हुआ है, जो व्यापारिक मार्ग का लाभ मिलता है बाकी देशों को, तो भारत पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब पनामा स्थल संधि पर भी एक सवाल आ सकता है कि पनामा स्थल संधि है क्या? स्थल संधि क्या है, आप इससे समझ आइए, तो पनामा स्थल संधि क्या है ये समझ जाएंगे। स्थल संधि क्या होती है? भूमि की एक सकरी पट्टी होती है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ने के साथ दो जल निकायों को अलग करती है। तो हम देखें तो यह जो पनामा है, यह क्षेत्र है पनामा इथमस जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है? स्थल संधि। यह दो बड़े भूमि के खंडों को जोड़ रही है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, और दो बड़े जल निकाय को अलग कर रही है, अटलांटिक ओशियन को और हम देखते हैं दूसरी तरफ प्रशांत महासागर को। तो इससे सवाल आ सकते हैं, पनामा स्थल संधि से आप क्या समझते हैं? तो किसे जोड़ती है, किसे अलग करती है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। फिर ये स्थलीय और जलीय व्यापार मार्गों को जोड़ने वाले बंदरगाहों एवं नहरों के लिए प्राकृतिक स्थल के रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कभी कभी पूछ लेता है पनामा स्थल संधि के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक सवाल आपके सामने है, पनामा नहर का विस्तार कितने देशों में है? तो इस सवाल के जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।